तो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं और इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रिनल और पैंक्रियास। तो देखिए, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसे सुप्रारीनल भी कहते हैं, किडनी के सुपीरियर पोल पे होता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एड्रिनल जो ग्लैंड है इसके बीच के पार्ट को कहते हैं एड्रिनल मेडुला, इसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, एड्रिनल जो मेडुला है ये फंक्शनली रिलेटेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है, उसके साथ फंक्शनली रिलेटेड है। एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन्स रिलीज करता है उन्हें हम कहते हैं कैटेकोलमीन्स, और कैटेकोलमीन्स में दो हैं, एक को आप एड्रिनालीन, एड्रिनालीन को याद रखिएगा, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरे को आप कहते हैं नॉर एड्रिनालीन, और नॉर एड्रिनालीन को आप नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों टायरोसिन अमीनो एसिड से बने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अमीनो एसिड से बने हैं? टायरोसिन से। तो ये भी याद रखिए, एड्रिनल मेडुला, कैटेकोलमीन्स, इनके नाम याद रखिए। क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी रिलीज होते हैं, तो एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन हार्मोन का भी काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? वो कौन सी चीज है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी? तो ये कैटेकोलमीन्स है, एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन। इसमें एड्रिनलीन के फंक्शंस पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, तो बड़े ध्यान से देखिए। जो भी काम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होता है वो सारे के सारे एड्रिनल मेडुला के फंक्शन में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है, सो इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। ये कॉज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, इन दोनों से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा। पहला काम तो ये है। दूसरा काम देखिए, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट, ना केवल रेट बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है। तो दिल की धड़कन कान में सुनाई देती है, उसे पाल्पिटेशन कहते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं? पाल्पिटेशन। अगर आपको कभी डर लगा अचानक तो आपको एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो दिल की धड़कन कान में सुनाई देती है, इस चीज को आप पाल्पिटेशन कहते हैं। तो ना केवल रेट बढ़ा रहा है बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट। तीसरा, रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और ब्रोंकोडाइलेशन करता है। चौथा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड सप्लाई कम कर रहा है स्किन में और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और बढ़ा रहा है। इसका मतलब वेजोडाइलेशन कर रहा है दो जगह, एक हार्ट में और स्केलेटल मसल में। तो बड़े ध्यान से देखिए, स्किन और जीआईटी की ब्लड सप्लाई कम करता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से, और हार्ट और स्केलेटल मसल की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। इसे हम कहते हैं वेजोडाइलेशन। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। और देखिए नंबर 5, इसके अलावा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये करता है पाइलो इरेक्शन। सो देखिए, इसे आप गूज पिंपल्स कहते हैं। तो जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े होना। तो यहाँ जो हेयर फॉलिकल्स है उसके अंदर एक छोटी सी मसल है, तो उसकी वजह से हेयर एंड ऑन अपीयरेंस में आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं ना रोंगटे खड़ा होना या गूज पिंपल्स, वो काम ये करता है। इसके अलावा इट इज इनहिबिटरी टू द गट, एलिमेंट्री कैनाल को इनहिबिट करता है, पेरिस्टाल्सिस भी और सिक्रीशन भी। इसीलिए एंजाइटी में इंडाइजेशन होता है। ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए, ये बहुत सारे फंक्शन हो गए एड्रिनलीन के। जब भी आपकी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में आती है तो देखिए, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहेंगे। नॉर एड्रिनलीन और एड्रिनलीन आर इमरजेंसी हार्मोन्स। तो जब भी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बॉडी बहुत ज्यादा अचानक
इसको हम कहते हैं मास डिस्चार्ज। धीरे धीरे नहीं, अचानक बहुत सारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रिलीज करता है, इसीलिए एकदम आपको एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट, पाल्पिटेशन सुनाई देगी, अपनी दिल की धड़कन सुनाई देगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, मसल में, स्केलेटल मसल में काफी ब्लड आ जाएगा, चेहरा सफेद पड़ जाएगा और गूज पिंपल्स हो जाएंगे, और आप इस मास डिस्चार्ज की वजह से फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार होंगे। सो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में कैटेकोल अमीन्स इन्वॉल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो बॉडी बहुत सारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन एक साथ रिलीज करती है, धीरे धीरे नहीं। इस वजह से ही फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हो पाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अब एड्रिनलिन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये एड्रिनल मेडुला है, इसका जो बाहर का पार्ट है इस ग्लैंड का, अब उसकी चर्चा करते हैं, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये बाहर वाला पार्ट है, ये तो एड्रिनल मेडुला था, बाहर एड्रिनल कॉर्टेक्स है। इसके 3 जोन्स हैं। तो देखिए अब मैं 3 जोन्स केवल एड्रिनल कॉर्टेक्स के बता रहा हूं। तो बाहर वाले जोन को आप कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा ये सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन। सो ये एल्डोस्टेरॉन है। देखिए बीच वाला जो जोन है इसे कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और ये रिलीज करता है जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम है कॉर्टिसोल। तो ध्यान देते जाइए। और सबसे अंदर है जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस रिलीज करता है जो एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, और जो यहां से सिक्रीट होता है DHEA डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। नाम की जरूरत नहीं है आपको। तो ये 3 जोन्स की बात याद रखिए। इसका मतलब मुझे यहां से ये समझ में आ गया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉइड्स हैं, और ये जो स्टीरॉइड्स हैं इसीलिए इनको कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहा जाता है या एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। स्टीरॉइड जो हैं उनका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल है। सो स्टीरॉइड हार्मोन्स किससे बनते हैं? कोलेस्टेरॉल से। सो ये कोलेस्ट्रॉल का एनिमल टिश्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। एनिमल बॉडी में दे आर प्रीकर्सर, द कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई कि कहां से क्या रिलीज हो रहा है। अब मैं बात करूंगा एल्डोस्टेरॉन की। तो देखिए हम बात करेंगे पहले एल्डोस्टेरॉन। तो ध्यान दीजिए एल्डोस्टेरॉन किस वजह से सिक्रीट होता है। पहली चीज तो ये पूछेंगे कब सिक्रीट होता है। या तो बॉडी में पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाए या तो तब रिलीज होगा, या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में ये एंजियोटेंसिन 2 आ जाए उस वजह से रिलीज होगा। तो ये 2 मेन वजह है एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीट होने की। या तो बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाए या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम आपने किडनी में पढ़ा है, वहां पर एंजियोटेंसिन रिलीज हो, तब ये रिलीज होते हैं। ACTH माइनर रोल प्ले करता है। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ज्यादा रोल प्ले नहीं करता एल्डोस्टेरॉन में। जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो वो एक्ट करता है लेट DCT पर। सो इट एक्ट्स ऑन लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ध्यान दीजिए कहां पर एक्ट कर रहा है? लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे। 2 काम करता है वहां से सोडियम को तो रीएब्जॉर्ब करता है बॉडी में वापस, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, और सोडियम के साथ आता है वाटर। इस वजह से GFR को ठीक किया जाता है। GFR का ऑटो रेगुलेशन में मदद करता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब ये एल्डोस्टेरॉन आता है तो मान लीजिए एंजियोटेंसिन ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, उसने रिलीज किया एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जाके लेट DCT पे एक्ट करेगा, वो सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में पानी आएगा, और इस वजह से GFR ठीक किया जा सकता है। दूसरा काम ये सिक्रीट करता है पोटाशियम को।
तो देखिए पोटाशियम को बॉडी से बाहर फेंकता है, सोडियम को यूरिन में से वापस बॉडी के अंदर लेके आता है। जहां भी सोडियम जाएगा वहां उसके साथ पानी जाएगा। तो ये फंक्शन किसका है? एल्डोस्टेरॉन का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो देखिए जो कॉर्टिसोल है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए एल्डोस्टेरॉन को मैंने मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा था। एक बात याद रखिए, इसका मतलब मिनरल और वाटर बैलेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देख ही लिया, सोडियम, पोटाशियम और वाटर पर इनका असर है, इसीलिए एल्डोस्टेरॉन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल की, और कॉर्टिसोल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो हमें यह समझ में आ गया कि यह मेटाबॉलिक हार्मोन होगा। तो ये मेटाबॉलिक हार्मोन होगा। पहला फंक्शन देखिए, मैं लिस्ट बनाऊंगा, याद रखिएगा इसको। पहला फंक्शन ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, खास तौर पे ये कॉज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जिसमें ग्लिसरॉल हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है और अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन का प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा, फैट को तोड़ता है, इसे हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। इसको हमने क्या कहा? लाइपोलाइसिस। तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए प्रोटीन को तोड़ता है, सो इट कॉजेज प्रोटियोलिसिस। तो देखिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा है, स्टोर्ड फैट को तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है। इसके अलावा इधर देखिए, इट डिक्रीजेज अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स बाय बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में अमीनो एसिड्स को अंदर अपटेक करने में रोक कम कर देता है इसको। तो देखिए नेगेटिव इफेक्ट है प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन को तोड़ रहा है और बनाने के लिए अमीनो एसिड्स को ज्यादा पहुंचने नहीं दे रहा सेल के अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टीरॉयड अब्यूज क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन टूटते हैं। और देखिए नंबर 5 एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेशन को बहुत तेजी से कम कर सकता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स। और इसके अलावा आप देखिए बहुत ही अच्छे एंटी एलर्जिक भी हैं। सो दे आर वेरी वेरी गुड एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, एंड दे सप्रेस इम्यूनिटी। ये क्या सप्रेस करते हैं? इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा एक माइल्ड असर है आरबीसी प्रोडक्शन पे, और थोड़ा सा असर, सम इफेक्ट ऑन वाटर बैलेंस एज वेल, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। तो हालांकि वाटर और सॉल्ट बैलेंस मेन फंक्शन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का है, लेकिन थोड़ा सा असर इनका भी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। देखिए क्या बढ़िया लिस्ट बन गई हमारे सामने। ये सारे फंक्शन किसके हैं? कॉर्टिसोल के हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगर कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसे हम कहते हैं कुशिंग्स डिजीज। सो इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल, तो मैं पेन दूसरे कलर का ले लेता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो गया तो इस डिजीज को हमने कहा कुशिंग्स डिजीज। तो इसकी वजह से होती है कुशिंग्स डिजीज, ये नाम याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी कम होगी, प्रोटीन टूटेगा, आप समझ सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और फैट जो है वो स्टोर्ड जगह से हट करके बॉडी के अपर पार्ट पे डिपॉजिट होता है। तो इस डिजीज का नाम याद रखिएगा कुशिंग्स डिजीज। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल। और ध्यान रखिए अगर हाइपोएड्रिनलिज्म है, सो लेट अस रब इट। तो मुझे उम्मीद है ये लिस्ट आपने बना ली है। और देखिए अब हम बात करेंगे हाइपोएड्रिनलिज्म। सो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स कम काम कर रहा है तो इसे हम कहते हैं हाइपोएड्रिनलिज्म। तो इसमें जो डिजीज होती है उसे आप एडिसन्स डिजीज कहते हैं। सो ये नाम याद रखिएगा बेटे, एक कुशिंग्स डिजीज, कॉर्टिसोल बढ़ा है और यहां पर हाइपोएड्रिनलिज्म, दोनों कम हो रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन भी और कॉर्टिसोल भी। यहां केवल कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है। कॉर्टिसोल इंक्रीज को आपने क्या कहा? कुशिंग्स डिजीज। और एड्रिनल कॉर्टेक्स का काम कम हो रहा है तो आप इसे क्या कह रहे हैं? एडिसन्स डिजीज कह रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने ग्लैंड किया, एड्रिनल। मुझे बहुत उम्मीद है कि इस साल ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अगला जो एंडोक्राइन ग्लैंड हम देख रहे हैं इस वीडियो में, जो मैंने आपसे कहा था 2 ग्लैंड कराएंगे, दैट वुड बी पैंक्रियास। सो अब हम बात करेंगे पैंक्रियास की।
तो पैंक्रियास के बारे में बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पैंक्रियास का एक पार्ट तो एक्सोक्राइन है, तो ये कंपाउंड टाइप का ग्लैंड है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी है इसका, एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन पैंक्रियास को एसिनाई कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेस। तो ये क्या बनाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये याद रखिए, पैंक्रियाटिक एसिनाई। एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरे पैंक्रियास का केवल 1 से 2% मास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है। और ये पार्ट प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। सो ये पार्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स। पहला क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, एक्सोक्राइन पैंक्रियास और एंडोक्राइन पैंक्रियास। एक्सोक्राइन पैंक्रियास आपने एलिमेंट्री कैनाल के साथ पढ़ा है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और समझिएगा यहां पर। जो एंडोक्राइन पैंक्रियास है, जिसे आपने कहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें 3 तरह के सेल, अल्फा, बीटा और डेल्टा, गामा नहीं है। क्या लिखा है? अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा रिलीज करता है ग्लूकागॉन, बीटा सिक्रीट करता है इंसुलिन, और डेल्टा सिक्रीट करता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सोमैटोस्टैटिन। यहां पर सोमैटोस्टैटिन इनको रेगुलेट करता है। ग्लूकागन हाइपरग्लाइसेमिक है। सो ग्लूकागन इज हाइपरग्लाइसेमिक, इसका मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। सो ये बात याद रखिएगा, ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हार्मोन अगर ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, तो ग्लूकागन एक काम तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस करेगा, एक तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्सेस से ग्लूकोज बनवाएगा। तीसरा काम, इट विल डिक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। सो बॉडी सेल्स में जो ब्लड है उससे ग्लूकोज का अपटेक कम होगा और सेल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल कम करेंगे, इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इसीलिए हमने ग्लूकागन को क्या कहा? हाइपरग्लाइसेमिक। ध्यान दीजिए, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अपटेक कम कर दिया, यूटिलाइजेशन कम कर दिया, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। ये बात याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा इंसुलिन की। सो इंसुलिन के बारे में ये समझिए कि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है। जब भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? इंक्रीज। बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया? इंसुलिन, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक है। इसका मतलब इंसुलिन का पहला काम हुआ कि इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, और इसकी वजह से ये इंक्रीज करता है, देखिए इंक्रीज करता है अपटेक, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। तो दिमाग लगाइए, हमने ये कहा कि ये सेल है, यहां ब्लड कैपिलरी है, इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन आया, अपटेक हो गया, इस सेल ने यूटिलाइज करके उसका एटीपी बनाया, एक्स्ट्रा को ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये काम इसका ग्लूकोज लेवल पे बिल्कुल अपोजिट है ग्लूकागन के। यहां पर दूसरा देखिए, इसकी प्रेजेंस में इट प्रमोट्स स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह के लोग जो ये कहते हैं कि मैं बहुत तली हुई चीज नहीं खाता फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे होंगे। तो इसका मतलब इंसुलिन इस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट में, और फिर ये प्रमोट करता है स्टोरेज में, और रिटार्ड करता है ब्रेकडाउन, फैट को टूटने नहीं देता। सो पहली चीज समझ लीजिए। तीसरी चीज, इट देखिए, इट प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म।
प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म। देखिए एक ऊंचे लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, अगर केवल ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, लेकिन अगर तीनों पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों असर हैं कॉर्टिजोल के बिल्कुल अपोजिट हैं इससे। तो इन तीनों पे अगर आप बात करें तो कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट है। कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये घटाता है। कॉर्टिसोल क्या कराता है? लिपोलाइसिस कराता है, ये स्टोरेज करा रहा है, टूटने नहीं दे रहा फैट को। अब कॉर्टिसोल प्रोटीन को तोड़ता है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो केवल अगर ब्लड ग्लूकोज की बात आएगी तो ग्लूकागन एंटागोनिस्ट है, कंप्लीट बात आएगी तो कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट है। तो मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंसुलिन का बेसिकली काम क्या है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अब देखिए, एक बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो लेट मी रब इट डाउन, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से ज्यादा हो जाए, खाना खाने के बाद में सबसे ज्यादा जो नॉर्मल हेल्दी आदमी में ग्लूकोज होना चाहिए वो 140 होना चाहिए, उससे कम कम रहना चाहिए। सो देखिए, फास्टिंग जो है वो 70 to 100, और हम ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद 100 से 140, कम से कम 2 घंटे बाद ये नंबर कितना आ जाना चाहिए? 140 मिलीग्राम %। लेकिन अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा हो गई तो ये यूरिन में पास होगा। सो दिस विल पास इन यूरिन। तो इसीलिए इंसुलिन की कमी में ग्लाइकोसूरिया होता है। याद कीजिए, मैंने आपको यह बताया था कि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी में होता है, उसमें पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया यहां भी होगा, लेकिन यहां पर आपको ग्लाइकोसूरिया दिखाई देगा। ये ग्लाइकोसूरिया आपको डायबिटीज इंसिपिडस में दिखाई नहीं देता है। सो यहां पर आपने क्या कहा? पॉलीयूरिया भी होगा, पॉलीडिप्सिया, पानी भी ज्यादा पिएगा, यूरिन भी ज्यादा पास करेगा, लेकिन साथ में क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, ये सेल है, सेल के पास ये कैपिलरी है, कैपिलरी में बहुत ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन नहीं है। सो इसका मतलब सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। जितना मर्जी ग्लूकोज हो सेल के अंदर तभी जाएगा जब इंसुलिन है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो उसे एनर्जी तो चाहिए, तो वो फैट को तोड़ेगा और फैटी एसिड से बनाता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए को फिर क्रेब्स साइकिल में भेजेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, और यह प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ये प्रोसेस किस में होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोए में। फिर आप एसिटाइल कोए को क्रेब्स साइकिल में जाकर भेज करके एटीपी बनाएंगे, लेकिन इसमें बनती हैं कीटोन बॉडीज, एसिडिक होती हैं। सो कौन सी बॉडीज बनती हैं? कीटोन बॉडीज। इसीलिए इन लोगों में कीटोन यूरिया भी होगा। ये कीटोन बॉडीज किस में पास होंगी? यूरिन में। तो अगर किसी आदमी को ग्लाइकोसूरिया भी है और कीटोन यूरिया भी है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कह रही है इफ अ पर्सन हैज बोथ ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया देन दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब इसमें इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। उसमें जब आपको ट्रीटमेंट करना होगा इंसुलिन का, तो आप जानते हैं, आपने 12th में पढ़ा है कि ये जो इंसुलिन है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं और इसको हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। ये पहला थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट था, ये पहला थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट था जो ह्यूमन यूज के लिए आपने अप्रूव किया था। सो ये बात जरूर याद रखिएगा। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसमें रिसेप्टर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और वहां पर फिर शुरू में इंसुलिन देने की जरूरत नहीं होती। तो 2 तरह का डायबिटीज हो गया, टाइप 1 और टाइप 2। तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने किया है, आज एड्रीनल ग्लैंड किया है और दूसरा पैंक्रियास किया है। तो एक तो एड्रीनल ग्लैंड किया है, दूसरा पैंक्रियास किया है। अब देखिए, मैं जब वापस आऊंगा तो टेस्टिस, ओवरी, हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी और mechanism of hormone action, and this chapter will be finished. So when I come back we will do one more video. तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत फायदा हो रहा है इससे। थैंक यू सो मच।
प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।